Hello everyone, this is the another video of Statistics for Economics, Chapter 3, Video 2. In this video, we discuss the secondary data and the process of collecting information. Okay, so this is very interesting video and very practical video. आइए शुरू करते हैं सेकेंडरी डेटा से. व्हाट इज़ सेकेंडरी डेटा? सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो हम पब्लिश्ड सोर्सों से डेटास को कलेक्ट करते हैं. ठीक है, यानी कि जो डेटा पहले कलेक्ट हो चुका होता है और वो पब्लिश हो चुका होता है. तो डिफरेंट सोर्स से हम वो डेटा कलेक्ट करते हैं, वो डेटा सेकेंडरी डेटा है. जैसे द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स डेट ऑलरेडी हैज़ बीन पब्लिश्ड, यानी कि वो डेटा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका है, दैट इज़ सेकेंडरी डेटा. ठीक है. रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन एनी research is based on secondary data, full stop. It is collected mostly from books, journals and periodicals. यानी कि बुक्स से डेटा लेना, जर्नल से डेटा लेना, या न्यूज़पेपर कह सकते हैं, वेबसाइट्स कह सकते हैं. यानी कि डिफरेंट वेबसाइट से किसी कंपनी का डेटा लेना या कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डेट इज़ सेकेंडरी डेटा. यानी कि जो डेटा पब्लिश्ड हो चुका होता है. और अनपब्लिश्ड डेटा कैसा होता है? प्राइमरी डेटा. ठीक है. और जो डेटा पब्लिश्ड हो चुका होता है, डेट इज सेकेंडरी डेटा. सपोज डेट अगर आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और वो बैलेंस शीट आप कंपनी से इंटरनल लेके, कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट ओपन कर दी है, पब्लिश कर दिया न्यूज़पेपर में या अपनी वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो डेटा कैसा होगा? सेकेंडरी डेटा. ठीक है. जैसे कि सेंसस की बात करें तो सेंसस में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें न्यूज़पेपर के थ्रू मिल रही हैं या न्यूज़ चैनल के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही हैं, तो एक ऐसा डेटा है सेकेंडरी डेटा, यानी कि जो डेटा पब्लिश हो चुका होता है. ओके. बात करते हैं इसके एडवांटेज की. तो सेकेंडरी डेटा में समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन प्राइमरी डेटा. कई बार क्या होता है, प्राइमरी डेटा को ऑब्टेन करना डिफ़िकल्ट होता है. उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में हम सेकेंडरी डेटा से हेल्प लेते हैं. इन दिस केस गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स इज़ ईजियर एंड पॉसिबल. यानी कि सेकेंडरी डेटा से इंफॉर्मेशन लेना आसान होता है क्योंकि वो डेटा पब्लिश्ड हो चुका होता है, उसमें हमारे एफर्ट्स नहीं होते हैं. सबसे बड़ी बात है कि आपको एक तैयार रेडीमेड डाटा मिल गया. अब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो भी आपको प्रोसेस करनी है, जो भी अपनी स्टैटिस्टिक्स लगानी है, आप उस पर लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपनी फार्मूले के, अपनी स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को. यानी कि यहाँ पे आपने वो एफर्ट्स नहीं लगाए जो कि डेटा कलेक्ट करने में लगाए जाते हैं, क्योंकि डेटा कैसा है? पब्लिश्ड डेटा है. ठीक है. और समटाइम्स प्राइमरी डेटा डज नॉट एग्जिस्ट. इन सच सिचुएशन वन हैज़ टू कन्फाइन द रिसर्च ऑन सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा इज़ ऑफन रेडिली अवेलेबल. तो ऑब्वियसली सेकेंडरी डेटा अवेलेबल ही है. क्यों? क्योंकि वो पब्लिश्ड हो चुका है. आफ्टर द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड इंटरनेट द अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा हैज़ बिकम मच ईजियर. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी डेटा में हमें मीडिया की हेल्प मिलती है, इंटरनेट की हेल्प मिलती है, और जिससे क्या हो जाता है? ज़्यादा आसान हो जाता है. मीडिया से जैसे बाय द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया या टीवी, न्यूज़ चैनल्स एक्सेट्रा, वहाँ से आपको डेटा मिल सकता है. अब आप कहेंगे सर ये डेटा आखिरकार होता क्या है? जैसे हम अपनी कंट्री की जीडीपी की बात करें तो अपनी कंट्री की जीडीपी के बारे में हमें अगर न्यूज़ चैनल से पता चल रहा है तो सेकेंडरी डेटा हो गया, या वेबसाइट के थ्रू पता चल रहा है, इंटरनेट की हेल्प से पता चल रहा है, तो सेकेंडरी डेटा हो गया. ठीक है. और अगर हम इंटरनली जहाँ से जीडीपी कैलकुलेट की जा रही है वहाँ से हमें वो डेटा मिल रहा है गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से, तो इंटरनली, तो उस कंडीशन में वो प्राइमरी डेटा होगा. लेकिन हमें पब्लिश्ड डेटा मिल रहा है तो वो डेटा कैसा हो गया? सेकेंडरी डेटा हो गया. वो बहुत आसान है, आप टीवी की हेल्प से पता कर सकते हैं. अब जैसे कोविड-19 की बात कर लें, जैसे डेली की डेली हमें पता चल रहा है कि हमारे कंट्री में कितने पेशेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं कोविड-19 के, तो टीवी के थ्रू पता चल रहा है, टेलीविज़न के थ्रू पता चल रहा है, न्यूज़ चैनल के थ्रू पता चल रहा है, तो वो कैसा हो गया? सेकेंडरी डेटा हो गया. वेबसाइट्स के थ्रू पता चल रहा है,
तो वो भी सेकेंडरी डेटा हो गया। ठीक है, अगर आप वो डेटा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, गवर्नमेंट में अंदर से आप वो डेटा ले रहे हैं जहाँ से वो डेटा तैयार हो रहा है इंटरनली, वहाँ से आप डेटा ले रहे हैं, तो वो डेटा कैसा होगा, प्राइमरी डेटा होगा। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट इस डेटा को तैयार कर रहा है, गृह मंत्रालय हो, होम मिनिस्ट्री हो, या जो भी हो, तो वहाँ से वो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं तो प्राइमरी डेटा होगा। बट वो डेटा पब्लिश्ड हो गया न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल्स में, तो वो डेटा कैसा हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया कि कितने पेशेंट या केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, व्हाट एवर अबाउट द कोविड-19। यू कलेक्ट द डेटा बाय द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर और इंटरनेट और न्यूज़ चैनल्स, टीवी, that is data, the data is secondary data. Okay, and the secondary data have some disadvantage, like that investigator cannot decide what is to be collected but has to rely on whatever is available. इसमें इन्वेस्टिगेटर डिसाइड नहीं कर सकता व्हाट इज़ टू बी कलेक्टेड, क्या कलेक्ट करना है, क्योंकि उसे वही मिलेगा जो वहाँ अवेलेबल है, वाट एवर द अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ऑन न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स। मतलब यहाँ डेटा आपने कलेक्ट नहीं किया है तो आपको जो दिया जा रहा है वही आपको मिलेगा। जैसे टीवी चैनल्स में जो इन्फॉर्मेशंस आपको बताई जा रही हैं तो वही तो मिलेंगी, आप चाहें आपके अकॉर्डिंग तो वहाँ इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाएंगी, उन्हें जो बताना है आपको वही सुनना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टैटिस्टिकल के टूल्स अप्लाई करने होंगे, वाट एवर आप जो भी करना चाहते हैं। न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन होगी आप उसी का यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन प्रिंट की जाए। ओके, सेकेंड वन कैन ओनली होप डैट द डाटा इज़ गुड क्वालिटी। हाँ, हम उम्मीद कर सकते हैं डाटा अच्छी क्वालिटी का होगा। ओके, केवल उम्मीद कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट एडिशनल क्लैरिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ ये पॉसिबल नहीं है कि आपको अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो भी यहाँ आपको मिल जाए। क्यों? क्योंकि डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है, यहाँ आपको उतना ही मिलेगा जितना दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ आपको उतना ही मिलेगा जितना दिया जा रहा है। जैसे टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे जो भी न्यूज़ मिल रही हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, या मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, या न्यूज़पेपर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो वो देना चाहते हैं। तो आपको उसी इन्फॉर्मेशन से काम चलाना होगा अपना, यानी कि आपके अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल में या अदर कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से आपको डेटा नहीं मिलेगा आपके अकॉर्डिंग। ओके, अब इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? तो सेकेंडरी डेटा कैसा डेटा होता है? पब्लिश्ड डेटा होता है, यानी कि जो पब्लिश हो चुका होता है। तो डेटा किस में पब्लिश होता है? अगर हम प्रिंटेड सोर्स की बात करें तो प्रिंटेड सोर्स में, तो प्रिंट में सबसे पहले क्या आते हैं? न्यूज़पेपर्स हो गए, बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गए, जर्नल्स हो गए। ठीक है, तो ये आपके कैसे सोर्सेज हैं? प्रिंटेड सोर्सेज हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पब्लिश्ड इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या आ गया? इंटरनेट। इंटरनेट में क्या आ गए? वेबसाइट्स हो गए, और ई जर्नल्स हो गए, ई न्यूज़पेपर हो गए, वेबलॉग्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज कहे जा सकते हैं। अनपब्लिश्ड सोर्सेज, जो सोर्स पब्लिश्ड ही नहीं होते, जैसे डायरीज़ हैं, लेटर्स हैं। किसी डायरी में कोई इन्फॉर्मेशन लिख रही है तो पब्लिश्ड नहीं होगी, तो उसे हम कैसा डेटा बोलेंगे? अनपब्लिश्ड डेटा, क्योंकि डायरी तो पब्लिश होती नहीं है। लेटर्स भी हम अनपब्लिश्ड होते हैं। ठीक है, या गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की बात करें, गवर्नमेंट अपने पास रिकॉर्ड रखती है, तो CS होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, या NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, तो नेशनल सैंपल सर्वे के बाद रिगार्डिंग इस चैप्टर में कंप्लीट एक टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हैं आपके सेकेंडरी डेटा के सोर्स। गवर्नमेंट के 2 सोर्सेज होते हैं, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अनपब्लिश्ड में आपका डायरी और लेटर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरनेट, वेबसाइट्स, ई जर्नल्स, ई न्यूज़पेपर्स, और पब्लिश्ड में बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्ज़ाम में इनमें से कोई एक मेथड 3 और 4 मार्क्स में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है।
ठीक है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और प्रैक्टिकली भी है। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, तो यहाँ पे आपके मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा में आपके 6 मेथड्स हैं और हम इनको वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 मेथड्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट वन है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि ये एक तरीके का इंटरव्यू होता है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे जो भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, वो पर्सन आपसे डायरेक्टली मिलेगा सर्वेयर और आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, यानी कि आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, वट एवर जो भी प्रोसेस है उनका। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी, ओरली कराई जाएगी और इनडायरेक्ट कराई जाएगी। सपोज डैट आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करानी है तो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, उस इन्फॉर्मेशन को किसी और से पूछा जाएगा। सपोज डैट आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करानी है, आपका शेड्यूल क्या है पूरे दिन का, ऑन एन एग्जांपल, तो वो आपसे ना पूछ के आपके फैमिली मेम्बर से पूछा जाएगा, आपके फ्रेंड सर्कल में पूछा जा सकता है, या वो पर्सन जो आपके कांटेक्ट में उनसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में कलेक्ट की जाएगी पर आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये इन्वेस्टिगेशन होता है एक तरीके से। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में आप कह सकते हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उस तरीके के इन्वेस्टिगेशन भी इसी में आते हैं। ठीक है, थर्ड वन है इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स, यहाँ पे करस्पॉन्डेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। नेक्स्ट टेलीफोनिक इंटरव्यू, यहाँ पे टेलीफोन से इंटरव्यू लिया जाता है। आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो डायरेक्ट आपके पास नहीं आया जाएगा, वो आपको टेलीफोन कॉल के थ्रू आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाएगी। फिफ्थ है मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, इसमें एक क्वेश्चन पेपर बना के आपको मेल किया जाएगा, आप उस क्वेश्चन के आंसर देके फिर रिटर्न करेंगे। ओके, तो क्वेश्चंस बहुत लेंथी नहीं होते, वन वर्ड आंसर होते हैं या आपको टिक करना होता है, मल्टीपल चॉइस हो सकती है, मतलब बहुत इजी आंसर्स आपको देने होते हैं। और इसमें कई सारी तरीके भी होते हैं कि आपसे पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, या क्वेश्चन आसान होना चाहिए जिसका आप आसानी से आंसर दे सकें। आगे इनको हम डीपली डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चनरी फिल्ड बाई एन्यूमरेटर्स, हमने आपके साथ डिस्कस किया था एन्यूमरेटर्स क्या होता है, हु इज़ एन्यूमरेटर, उसकी पूरी डेफिनेशन भी बताई थी आपको लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चनरी फील्ड की जाती है एन्यूमरेटर फील्ड करता है, होती क्वेश्चनरी है, और इन्फॉर्मेंट्स फिल ना करके एन्यूमरेटर फिल करता है। ओके, अब शुरू करते हैं अपना फर्स्ट इंटरव्यू इन्वेस्टिगेशन मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और जिसको कि हम बोलेंगे पर्सनल इंटरव्यू। यानी कि पर्सनली आपके पास कोई पर्सन आएगा, सर्वेयर आएगा, और वो आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन का फील्ड होगा, जो इन्फॉर्मेशन की इनको रिक्वायरमेंट होगी, इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट की जाएगी। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा बाई हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट एंड कंडक्ट ऑन द स्पॉट इंक्वायरी। यानी कि इन्फॉर्मेंट कौन, आप, और मान के चलो इन्वेस्टिगेटर कौन, मैं। ठीक है, यानी कि शिवम अग्रवाल आपका ट्यूटर, इकोनॉमिक्स टीचर। सो मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे उनके आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेटर। यानी कि आपके पास आया जाएगा, कोई फ़ोन कॉल नहीं की जाएगी, कोई मेल क्वेश्चनरी मेथड यूज़ नहीं किया जाएगा, आपके बारे में किसी और से नहीं पूछा जाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डायरेक्टली आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देन द इन्वेस्टिगेटर गोज़ टू द फील्ड पर्सनली, यानी कि इन्वेस्टिगेटर फील्ड में जा रहा है पर्सनली, यानी कि डोर टू डोर, होम टू होम, कॉन्टैक्ट द रेस्पोंडेंट्स, और रेस्पोंडेंट को कॉन्टैक्ट कर रहा है कि आप कहाँ हैं, आपसे हमें क्वेश्चन पुटअप करने हैं, टू कॉन्वेंस देम इन गिविंग द इन्फॉर्मेशन अंडर स्टडी। जो भी उनका लेवल है, जो भी उनकी स्टडी है, जो भी उनका फील्ड है, उस फील्ड से अकॉर्डिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। ओके, एक अच्छा एग्जांपल है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को तो सभी जानते होंगे, इसके प्रोडक्ट हर घर में यूज़ होते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट तो आप सबके घरों में यूज़ होते हैं।
तो आपको कमेंट सेक्शन में दो प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर के मेरे को कमेंट करके बताने के ये प्रोडक्ट हमारे हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। जो आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है HUL, वो एक कंडक्ट करा रहा है सर्वे को, एक स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी को बाथिंग सोप के रिगार्डिंग, नहाने के साबुन के रिगार्डिंग दिल्ली में। ठीक है, अब देखना इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है, तो जो भी इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, जो भी कंपनी इंटरव्यू कंडक्ट करा रही है, उसको क्या ज़रूरत है कि एक एक आदमी भेजना पड़ेगा। यानी कि कैसी है, बहुत टाइम टेकन है। आपके घर आदमी आएगा, हर एक के घर आदमी जाएगा, तो कैसी है, टाइम टेकन है और एक्सपेंसिव भी है। यानी कि हम इसको बड़े एरिया पे नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे एम्प्लॉयज़ लगाने होंगे तो एक्सपेंसिव भी होगी और टाइम टेकन भी होगी। ठीक है, इसलिए स्मॉल एरिया में और स्मॉल साइज के इंटरव्यू के लिए परफेक्ट है। तो बाथिंग सोप के रिगार्डिंग हमें इंटरव्यू वो सर्वे कंडक्ट कराना है। सो HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड विल सेलेक्ट सम इन्वेस्टिगेटर, उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेटर को सेलेक्ट किया है। वो अप्रोच कर रहे हैं जो दिल्ली के पीपल हैं, उनको उनसे नेसेसरी डेटा कलेक्ट करना है। यानी कि डेटा उनको पता है किस टाइप के क्वेश्चन पुट अप करने हैं और क्या उनका फील्ड है। It is necessary that in such cases the investigator has a keen sense of observation and he is very polite and courteous. He must be skillful, tactful, accurate, amiable and neutral. यानी कि ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे जो बहुत आसान हो, पोलाइट हो और कोई पर्सनल क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा, जिससे कि उनका नहाने के साबुन का यानी कि बाथिंग सोप का जो उनका सर्वे है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है, वो कंप्लीट हो जाए। यानी कि HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी ये सर्वे क्यों करा रही है, अपनी सेल्स प्रमोशन के लिए। यानी कि वो ये पता करना चाह रहे हैं कि उनका जो बाथ सोप है, जो उनका नहाने का साबुन है, आई थिंक डव साबुन जो है वो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही है, तो उनका जो नहाने का साबुन है वो बाथिंग सोप, उसकी मार्केट में सेल कैसी है और डिमांड कैसी है। अगर लोग उसे पसंद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। ओके, अब इसमें कुछ इसकी सूटेबिलिटी है। तो व्हेन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड, यस, अगर आपको किसी से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट करनी है तो आपको डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करना होगा, उसके पास जाना होगा, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप करने होंगे। मैंने आपको बताया था बड़े एरिया पे सक्सेस नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा और पैसा बहुत खर्च होगा। तो क्या है, एरिया इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड। सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करें, द नेचर ऑफ इंक्वायरी इज़ कॉन्फिडेंशियल। यानी कि हमें पर्सनल इंटरव्यू जब कंडक्ट कराते हैं, जब हमें उसकी इंक्वायरी कॉन्फिडेंशियल रखनी हो, यानी कि पब्लिक ना करनी हो। ओके, फोर्थ है, व्हेन मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नीडेड। यानी कि आदमी डोर टू डोर जाएगा, पर्सन टू पर्सन जाएगा, किस लिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक्यूरेट हो। जो भी हमारा सर्वेयर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे वो एक्यूरेट ही आए हमारे पास तक, ऐसा ना हो कि मिस हो जाए और सही तरीके से कलेक्ट ना हो, जिससे कि हमारे जो रिज़ल्ट और आउटपुट हों वो भी इनकरेक्ट होंगे अगर इन्फॉर्मेशन सही से कलेक्ट नहीं की जाएगी तो। ठीक है, तो उसमें एक्यूरेसी की भी ज़रूरत होती है, तब भी हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इंटरव्यू को कंडक्ट करते हैं। ओके, व्हेन इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू ओरिजिनलिटी, यस, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। सो द मेथड गिवन सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, यानी कि इस मेथड से हमें कैसा रिजल्ट मिलता है, सेटिस्फैक्ट्री, सही रिजल्ट मिलता है। इफ़ द स्कोप ऑफ द इंक्वायरी इज़ नैरो, यानी कि इंक्वायरी का स्कोप कैसा है, नैरो, छोटा, एंड इन्वेस्टिगेटर इज़ फुल्ली डिपेंडेबल एंड अनबाइज्ड। यानी कि ये मेथड कब सही काम करेगा, कब सक्सेस होगा, जब हमारी इंक्वायरी का फील्ड छोटा होगा और जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होगा वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएगा और वो अनबाइज्ड होगा, यानी कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, पक्षपात नहीं करेगा। समझ गए? तो इन्फॉर्मेशन कैसी मिलेगी आपको, एक्यूरेट। मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मेरिट्स में देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन है आपका ओरिजिनलिटी, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी मिलेगी, ओरिजिनल मिलेगी। ऑब्वियसली जब कोई पर्सन डायरेक्ट किसी से इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहा है, इन्फॉर्मेशन मान के चलिए, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं आमने सामने, तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी मिलेगी, ओरिजिनल मिलेगी। रिलायबल एंड एक्यूरेट, यानी कि सही मिलेगी और विश्वसनीय मिलेगी ऑब्वियसली।
एंड थर्ड वन है फ्लेक्सिबिलिटी। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होगी, मान के चलो वो अगर वो पर्सन किसी क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं समझ पा रहा तो उससे हम उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझा के पूछ सकते हैं, ठीक है। या अगर उसका डायरेक्ट आंसर नहीं देना चाह रहा तो हम क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं। तो इसमें सर्वेयर के हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उनको तो आंसर चाहिए उस क्वेश्चन का, डायरेक्ट मिले या क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हेर फेर करके मिले, ठीक है। या जिस बंदे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको क्वेश्चन वैसे समझ में नहीं आ रहा तो उसको जिस लैंग्वेज में समझ में आ रहा हो, जिस तरीके से समझ में आ रहा हो उसको वैसे समझाना है, उससे आंसर निकलवाने हैं, ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। फोर्थ है यूनिफॉर्मिटी, यानी कि इसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है क्योंकि सर्वेयर को या पता होता है कि हमें किस किस क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो उसी लेवल से क्वेश्चन पुटअप करते हैं और उनका सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन वही होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है इसमें, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन, अगर सर्वेयर को कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो अपने अकॉर्डिंग अदर इन्फॉर्मेशन के लिए भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के या फ्लेक्सिबिलिटी भी कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। सपोर्टेड आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यूअर ज़रूरी तो नहीं है कि आपसे वही सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जिसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है। कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी हॉबी के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। तो ये कब पॉसिबल है, ये डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में पॉसिबल है कि क्वेश्चन पुटअप करने वाला आपके सामने बैठा है और वो सिचुएशन के हिसाब से, हॉबी के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन चेंज करके आपसे पूछ सकता है, ओके। इकोनॉमिकल, यानी कि इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल कैसे है कि बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, एक लिमिटेड एरिया में कंडक्ट कराई जा सकती है, ठीक है ना। सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स क्वेश्चन, हाँ ये बहुत सही है, ये हर टाइप के क्वेश्चन के लिए सूटेबल है क्योंकि क्वेश्चन पुटअप करने वाला आपके ठीक सामने है। तो वो आपको जैसे क्वेश्चन समझ में आएंगे उस वे में, उस लैंग्वेज में वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन पुटअप आपके अकॉर्डिंग ही किए जाएंगे, लेकिन फील्ड क्वेश्चन का या एरिया क्वेश्चन का सेलेक्टेड होगा जो डिसाइड किया गया ऑलरेडी, ठीक है। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। नो सूटेबल फॉर वाइड एरिया, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि एक एक आदमी के पास जाएगा तो टाइम बहुत खर्च होगा, तो वाइड एरिया के लिए सूटेबल नहीं है। और एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली जब एक एक आदमी पर्सन टू पर्सन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो कैसा है ये, एक्सपेंसिव है, खर्चीला है। उन पे आपको अपने सर्वेयर पे आपको सैलरी या जो भी आपको उनको रेमुनरेशंस देने हैं वो देने होंगे और टाइम भी लगेगा। पर्सनल प्रीजुडिस, यानी कि इसमें पक्षपात भी हो सकता है। और ट्रेंड पर्सनल, यानी कि आपको यहाँ पर्सनल कैंडिडेट ही चाहिए जो ट्रेंड हो और इन्फॉर्मेशन को उस वे में लेके आ सके जिस वे में हमें इसकी नीड है, ओके। तो आपने समझ लिया ये। अब बात करते हैं प्रीकॉशंस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की, यानी इसके क्या क्या प्रीकॉशंस होने चाहिए। प्रीकॉशंस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेल वर्स्ड विद द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसके पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की नॉलेज होनी चाहिए। एंड उसका एंड शुड हैव गुड टेम्परामेंट, यानी कि उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और उसको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की नॉलेज होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर शुड बी फैमिलियर विद द कल्चर, ऑब्वियसली आप किसी से क्वेश्चन पुटअप करने जा रहे हैं उसके पास तो आपको उसके कल्चर से फैमिलियर होना ज़रूरी है, ऐसा ना हो आप कुछ गड़बड़ कर बैठे उसके कल्चर के हिसाब से। तो ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड एरिया, ऑब्वियसली आपको वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में पता होना चाहिए और वहाँ की लैंग्वेज के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। सपोज दैट आप बंगाल जा रहे हैं इंटरव्यू कंडक्ट करने, किसी से क्वेश्चन पूछने, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने, तो वहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज बंगाली भी आनी चाहिए। हो सकता है कोई बंदा है, कोई पर्सन ऐसा हो नॉट नोइंग हिंदी और इंग्लिश, देन आपको बंगाली लैंग्वेज की नॉलेज होना ज़रूरी है, या वो पर्टिकुलर उस लैंग्वेज की नॉलेज होना ज़रूरी है जिस लैंग्वेज में आपको उस एरिया से आंसर्स निकलवाने हैं, आंसर्स कलेक्ट करने हैं, ओके। इन्वेस्टिगेटर शुड आस्क स्ट्रेट सिंपल एंड अनएम्बिजियस क्वेश्चंस फ्रॉम इन्फॉर्मेंट्स, यानी कि इन्वेस्टिगेटर को सीधे क्वेश्चन पूछने चाहिए, आसान क्वेश्चन पूछने चाहिए
जिससे कि आपको सीधा और आसान आंसर्स मिल सके। नो पर्सनल बायस शुड बी यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर, यानी कि इन्वेस्टिगेटर को कोई भी पर्सनल बायस यानी कि कोई भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, जिससे कि कोई इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आए और आपको एक्यूरेट आंसर्स मिलने हैं या एक्यूरेट आंसर्स मिलने चाहिए, जिससे कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें जिस पर्पज़ के लिए कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हो गया आपका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। यानी कि मैंने आपको बताया था इसमें इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन तो आपको कलेक्ट करनी है, बट आप उस पर्सन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे कि जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जैसे एक पर्सन है, उसका नाम है रमेश, हमें रमेश के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हम रमेश से नहीं पूछेंगे। आप बात समझ रहे हैं, हम रमेश से ही नहीं पूछेंगे और सबसे पूछ लेंगे। ये होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जैसे सपोजेड क्लास में किसी बच्चे का नाम रमेश है, उसने कर दी शैतानी। ठीक है, उसने कोई नुकसान कर दिया क्लास में, कैमरा डिस्टर्ब कर दिया, तो हम रमेश से नहीं पूछेंगे कैमरा किसने डिस्टर्ब किया, कैसे डिस्टर्ब किया। हमें पता चल गया रमेश ने किया है, तो इस बारे में और बच्चों से पूछ लेंगे, हाँ भाई ये कैमरा किसने डिस्टर्ब किया, कैसे डिस्टर्ब किया, कब किया, जो भी हमारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। आइए समझते हैं इसके बारे में। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अप्रोच थर्ड पार्टीज। बात आ गई ना थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी का मतलब उस पर्सनल कैंडिडेट से नहीं पूछा जाएगा, हु आर इन द पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। यानी कि वो बंदा इस पोजीशन में कि उसकी इंफॉर्मेशन इंक्वायरी हमें दे सके, यानी कि उसको उसकी नॉलेज हो। यानी कि क्लास के उन बच्चों से पूछा जाएगा जो उस दिन आए थे या उस वक्त क्लास में थे जिस वक्त रमेश ने कैमरा डिस्टर्ब किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज, ऑल द रेस्पोंडेंट्स आर रिलक्टेंट टू पार्ट विद द इंफॉर्मेशन ड्यू टू वेरियस रीजंस। यानी कि ये मेथड लार्ज एरिया में, बड़े एरिया में यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इंक्वायरी का लेवल कैसा होता है, बड़ा होता है। द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स अ स्मॉल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द इन्वेस्टिगेशन एंड दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट पर्सन्स टू देयर आंसर्स आर रिकॉर्डेड। यानी कि इस मेथड में क्वेश्चंस की लिस्ट पहले ही तैयार कर ली जाती है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं उन पर्सन से जिनको उसकी नॉलेज होती है। सो उसकी हेल्प से हम अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और हर पर्सन से सेम क्वेश्चन पुटअप नहीं किए जाते, डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि हमें आंसर्स सेम मिल रहे हैं या डिफरेंट मिल रहे हैं। ओके, जैसे रमेश की बात करें तो क्लास के स्टूडेंट से डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे पर्सनली कि रमेश क्या उस वक्त क्लास में था जब कैमरा डिस्टर्ब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो वहाँ से जो आंसर्स निकल के आते हैं फिर उनकी सिमिलैरिटी दिखी जाती है कि ये आंसर्स कितने सही हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी यूजुअली कंडक्टेड बाय द पुलिस डिपार्टमेंट। मैं आपको पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो ये मेथड ज़्यादातर पुलिस इंक्वायरी में यूज़ किया जाता है। जैसे सपोज डेट पुलिस को रमेश के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसने कोई मान लो क्राइम किया है, तो बस्ती में आएगी पुलिस या उससे मिलने वाले पर्सन से डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पुटअप करेगी अबाउट द रमेश कि क्या किया, कैसे किया, वो कैसा आदमी है, वॉट एवर। ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल। सपोज वी वांट टू स्टडी द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज हु स्मोक्स। ये देखो एक एग्जाम्पल दिया है, हमें उन बच्चों की स्टडी करनी है, उनके पता करना है कि कितने बच्चे कॉलेज में स्मोकिंग करते हैं। अब जो स्मोकिंग करता है वो तो बताएगा नहीं कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट लोगों से इसके बारे में पता करेंगे। फॉर दिस पर्पज़ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी सक्सेसफुल। यानी कि यहाँ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सिगरेट पीने वाला बताएगा नहीं कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, या वो सही तरीके से आंसर से नहीं देगा। ठीक है, तो इस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करना होगा उनके फ्रेंड से, लेक्चरर से, नेबर्स से या रेस्पोंडेंट से, या वो पर्सन जो उनके कांटेक्ट में या उनके टच में वो बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है। इसकी सूटेबिलिटी देख लेते हैं। व्हेन कंसर्न informants are unable to give information due to their ignorance
to or they are not prepared to part with the information, यानी कि इसकी सूटेबिलिटी जब होती है जब इन्फॉर्मेशन देने वाला इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता है, उस कंडीशन में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्मोकिंग करने वाला बताएगा नहीं मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ। व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज, इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज हो या इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव हो, ठीक है, सेंसिटिव मतलब जैसे कभी कोई क्राइम हो गया तो क्राइम के बारे में भी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ही यूज़ किया जाता है। व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ कॉम्प्लेक्स एंड नीड्स एक्सपर्ट ओपिनियन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स और एक्सपर्ट की ओपिनियन चाहिए। यहाँ पर भी क्राइम वाला ही सीन क्रिएट होता है तो वहाँ पर एक्सपर्ट अपने ओपिनियन देते हैं। ओके, मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, वाइड कवरेज, वाइड एरिया कवर करता है, हम कई बार बता चुके हैं। इकोनॉमिकल, ये भी इकोनॉमिकल होता है क्योंकि आप आसानी से पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड पर्सन से, ठीक है। जैसे रमेश की बात करें तो रमेश के आसपास जितने भी लोग हैं जो उसको जानते हैं, जो उसके कांटेक्ट में टच में, हम उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बात करें फ्री फ्रॉम बायस, ये यहाँ पक्षपात नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम कई सारे लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो मान के चलो एक पर्सन गलत इन्फॉर्मेशन देगा रमेश के बारे में, तो ऐसा तो नहीं है सारे पर्सन उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। हो सकता है एक पर्सन से उसकी दुश्मनी हो या एक पर्सन उसका मिलने वाला हो तो उसके बारे में एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना दे, लेकिन हम तो बहुत सारे लोगों से रमेश के बारे में पूछने वाले हैं, तो फ्री फ्रॉम बायस है, पक्षपात नहीं होता। एक्सपर्ट ओपिनियन, इतने सारे लोगों के आंसर्स के बिहाफ या बेसिस एक्सपर्ट अपने इसमें ओपिनियन दे सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। ओके, इसकी मेरिट्स की डीमेरिट्स की बात करें तो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है, तो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में काफ़ी हेक्टिक होती है, टाइम टेकन भी होती है। मान के चलो रमेश से ही हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हम रमेश को पकड़ लेंगे और उससे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यार रमेश की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों के पास जाना पड़ रहा है, तो कैसा है, टाइम टेकन है ये, इसलिए इसकी डीमेरिट्स है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, लैक ऑफ एक्यूरेसी भी हो सकती है क्योंकि हो सकता है रमेश से कुछ लोग उसके अगेंस्ट हों या कुछ लोग उसके मिलने वाले हों तो उसको सही इन्फॉर्मेशन ना दें, ठीक है। मान के चलो रमेश ने कुछ क्राइम किया तो उसके मिलने वाले लोग क्यों कहेंगे कि उसने कुछ क्राइम किया, ठीक है। अगर रमेश एक अच्छा बंदा है तो जो उसके अगेंस्ट होंगे वो कहेंगे तो वो उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, इसलिए लैक ऑफ एक्यूरेसी भी हो सकती है इसमें। पार्शियलिटी ऑफ विटनेस, ऑब्वियसली जो मैं आपको बता रहा हूँ विटनेस के साथ पार्शियलिटी हो सकती है, गलत आंसर्स दिए जा सकते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि जो उससे रिलेटेड पर्सन है वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है रमेश के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये कोई ज़रूरी तो है नहीं कि रमेश के बारे में हर आदमी उतना इंटरेस्टेड हो सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो इसलिए हमें इन्फॉर्मेशन सही मिल पाए ये भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसकी क्या है, डीमेरिट्स है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जितने लोगों से पूछोगे उतनी तरह की बातें आएंगी, उतने तरह के आंसर्स आएंगे, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी भी नहीं होती है। प्रीकॉशन, हमें इसमें क्या क्या प्रीकॉशन लेने चाहिए। द नंबर ऑफ विटनेस शुड बी फेयरली लार्ज, यानी कि बहुत सारे लोग विटनेस होने चाहिए, क्योंकि कम लोग होंगे तो हमें एक्यूरेट आंसर्स नहीं मिल पाएंगे, ज़्यादा लोगों से पूछेंगे तब जाके सही आंसर्स निकल के आएंगे। ओनली दोज विटनेस शुड बी सेलेक्टेड हु पोजेस सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द प्रपोज्ड इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हमें उन लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जिनके पास सफिशिएंट नॉलेज है रमेश के बारे में। रमेश एक एग्जांपल है, आप ध्यान रखना, हमें उन लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जिनके पास इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली हो या सफिशिएंट हो, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन दे सकें। ओके, द इन्वेस्टिगेटर शुड नाइदर डिसबिलीव नॉर कम्प्लीटली बिलीव द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द विटनेस, यानी कि इन्फॉर्मेशन ना तो पूरी तरीके से सही मिलेगी ना पूरी तरीके से गलत मिलेगी। एफर्ट शुड बी मेड टू मेक क्रॉस चेक सिस्टम टू एसर्टेन द एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमने जितने लोगों से पूछेंगे उतने तरह की बात निकल के आएंगी, तो उनके आंसर्स आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस चेक हो जाएंगे, ठीक है। इट मस्ट बी स्टॉल्ड and interviewers are not subjective to their approach and the witness are not prejudicial in favor of or against a particular point of view, यानी कि यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इस तरीके से
जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है वो उसके अपनी मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रमेश ने क्लास का कैमरा डिस्टर्ब कर दिया, तो ये भी क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने आज पढ़ लिया था सेकेंडरी डेटा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इनके हेल्प से आप इसमें नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आगे भी मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड है या और भी टेलीफोनिक इंटरव्यू हैं, उनके साथ हम आगे मिलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। और इस वीडियो की हेल्प से आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस विद मी ऑन व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल। ओके, गुड बाय।